स्वागत है आपका जैसलमेर के सुबह से। जैसलमेर के एक छोटे से गांव सम, जहाँ पे सैम ड्यून्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसमें बहुत सारे आपको डेजर्ट कैंप मिल जाएंगे। जब आप यहाँ आते हैं बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के टेंट मिलने वाले हैं। वॉशरूम इसमें अटैच्ड होता है, बहुत क्लीन होता है। अंदर से भी हम इसका व्यू दिखाएंगे। और रात को ये पूरा स्टेज जो बना है, यहाँ पे इस तरीके के डेजर्ट कैंप्स मतलब कई हैं, हर सैकड़ों में है, ठीक है। और आप आइएगा, बार्गेनिंग कर सकते हैं। आपको आराम से, अगर ऑफ सीज़न है तो 1000-2000 का, इवन इन द सीज़न जो कि अभी पीक सीज़न चल रहा है, तो भी आपको 3 to 4000 का इजीली मिल सकता है, जिसमें इंक्लूडेड होता है सफारी भी। और ये है आपका स्टेज जहाँ पे ये लोग कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, जहाँ पे कुछ राजस्थानी सॉन्ग होता है। जैसे कि कल इन्होंने स्टार्ट किया पधारो मारो देश से, वहाँ पे बहुत सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेके ये लोग बैठते हैं। आप अगर चाहें तो जैसलमेर से डायरेक्टली पैकेज लेके आ सकते हैं, लेकिन हम लोग का ऑप्शन तो ये था, अगर 2 लोग हैं, कि आप स्कूटी लो और स्कूटी से आप आइए सैंड ड्यून्स पे, और फिर यहाँ पे लोकली आप खुद से डेजर्ट कैंप में एक रूम बुक कराइए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूम हैं जो कि टूरिज़्म पैकेज के थ्रू आए हुए हैं, उनमें सब कुछ इंक्लूडेड है, डेजर्ट सफारी वगैरह वगैरह जो भी है। बट कॉस्ट इफेक्टिव यही होगा कि आप स्कूटी के थ्रू आएँ, क्योंकि वो वहीं से बहुत ज़्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही पाकिस्तान बॉर्डर है। हम लोग उस साइड पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उधर कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली जियोग्राफिकली डिफरेंट जिसको हमें देखना चाहिए। और ये पूरा एरिया है, इसमें ही बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। जैसे कि कल हम लोग उसको सफारी के थ्रू एक्सप्लोर भी किए, थार पे बैठ के। थार डेजर्ट भी वहाँ पे था, वहाँ पे मुगल्स वगैरह डेजर्ट सब थे। और ये भी काफ़ी अच्छा लॉन है, यहाँ पे भी आप अच्छा सा मॉर्निंग में वॉक ले सकते हैं। एंड देयर आर काउज ऑल्सो। आपको लगता होगा कि आपको सिर्फ कैमल दिखेगा, लेकिन देखिए हमारे खुद रिजॉर्ट के अंदर बहुत सारे काउज हैं। कबूतर पक्षी दिख रही है, और माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत सारी आती हैं जैसलमेर के आसपास में, बहुत दूर से। यहाँ तक कि तिब्बतन जो क्षेत्र है, वहाँ से भी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे कूच करती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ तो उन लोगों को स्पेशली फीड किया जाता है, और ये माना जाता है कि वो शुभ संकेत हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ऐसे एक कल्चर ह्यूमन जैसे इतने बड़े माइग्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। दे रियली वेट फॉर इट एंड वेलकम इट। और यहीं पे है ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट नेशनल पार्क भी आपको सफारी के लिए आई थिंक जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। शायद वहाँ पे स्कूटी नहीं जा सकती है, कुछ टिकट चार्ज करते हैं वो। अगर कोशिश हुआ तो हम लोग उसके अंदर भी घूमने जाएंगे। वहाँ पे हम लोग कोई बहुत ज़्यादा एनिमल एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा जियोग्राफिकल फीचर जो चेंज होने वाला है वो देखेंगे। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। कल की सुबह हमारी हुई थी जैसलमेर फोर्ट पे। हम लोग सोनार किला पे खड़े थे और वहाँ पे सनराइज हुआ था, और जब सनराइज रिफ्लेक्ट हुआ था तो बहुत सुंदर लगा था। आज हमारा सनराइज हो रहा है सैंड ड्यून्स पे, और यहाँ पे बहुत सुंदर पैटर्न बना है बिकॉज ऑफ एयर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बालू का पैटर्न बना है, सैंड का पैटर्न बना है। ये नदियाँ कभी कभी बनाती हैं अपने पानी से, और जब आप इसको हटाओगे अपना पहला परत, तो आपको एकदम सुंदर सा वही सैंड दिखेगा जो सैंड दिन भर दिखता है। बिकॉज फर्स्ट लेयर में पानी की वजह से वो थोड़ा हेवी हो गया है, और नीचे सूखा हुआ आपको सैंड दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा सैंड ड्यून्स ऑफ राजस्थान, और ये सुंदर सा मॉर्निंग सनराइज आप देख सकते हैं आपके सामने जो हो रहा है। हम लोग सनराइज देखने के लिए लगभग 1.5-2 किलोमीटर डिस्टेंस पे आए हुए हैं। सुबह में यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। अक्सर हम लोग डेजर्ट का मतलब ये समझते हैं जहाँ पे लाइफ फॉर्म होना मुश्किल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इन डेजर्ट की भी अपना एक पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी होती है। आप जैसे देखिए पूरे रेत में किस तरीके से ये प्लांट एकदम ग्रीन प्लांट है, और ये कैसे उगा हुआ है। हाँ, कटीला जरूर है, जैसे कि रेत के सारे प्लांट्स हुआ करते हैं, और ऐसे ही ये पूरा का पूरा एक अपना ही चेन बनाते हैं। इनका डेजर्ट का अपना एक फूड चेन होता है। आपको पता है एक सैंड वाइपर होता है जो कि इसी रेत में छुपा हुआ सबसे जहरीला सांप होता है, और ऊंट तो है ही है, इसके अलावा गिरगिट हो गया, इस तरीके के छोटे मोटे कीड़े बहुत सारे मिलते हैं हम लोगों को डेजर्ट एरिया में। उधर देखिए किस तरीके से डेजर्ट पे ही अपने रूट्स को उसने इस बलुई पूरे बालू पे अंदर तक लेके गया है, और मदार
मदार का प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे निकला हुआ है। इस तरीके से ना जाने ऐसे कितने प्लांट्स हैं जो हमें गंगा यमुना प्लेन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। बट ये ग्रास देखो आप, इसके सीड कहाँ से आ गए हैं और ये किस तरीके का ग्रास है और कितना अलग है। अभी ये प्लेन्स में होता तो बहुत फैला होता, लेकिन इसने एक ही जगह पे ये फैला है और इसके सीड भी बिल्कुल उन सीड से अलग है। इसका फ्लावर भी है, एक्चुअली देखने में आपको ग्रास जैसा महसूस होगा, बट ये डेजर्ट का ग्रास है अपना। सो या व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिफरेंट जियोग्राफी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज देयर। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और अब हम लोग फिर से जैसलमेर की ओर रिटर्न हो रहे हैं। ये हमारा टेंट था जो डेजर्ट कैंप हमने बुक करा था। इस तरीके से बहुत सारे टेंट्स हैं जैसा कि मैंने दिखाया है, और रूम की क्वालिटी कुछ इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये होता है हमारा बेड, पूरा काफ़ी अस्त व्यस्त है क्योंकि अब हमारा चेकआउट का टाइमिंग हो गया है। सारा सामान हमारा पैक हो चुका है। यहाँ पे एक और बेड है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स अगर और आ रहे हैं आपके साथ तो इस बेड पे भी 2-3 लोग सो सकते हैं, इस पे भी 1-2 लोग सो सकते हैं। एंड या दिस इज़ द वॉशरूम। बहुत क्लीन वॉशरूम है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये एक तरीके का टेंट ही है। रात में अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह सब दे रखा है इन लोगों ने। सो या तो हम लोग पैकिंग कर लिए एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्कूटी। अब हम लोग ये स्कूटी लेकर एंड वी आर मूविंग टू जैसलमेर। बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है बीच में, तो अगर हमें रीजनेबल लगा सो वी विल ट्राई टू डू दैट। अभी मैं हूँ एक प्लेस पे जो कि सैम सैंड ड्यून्स और जैसलमेर के बीच में पड़ता है और इस प्लेस का नाम है गोदावरा। और ये फेमस है अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी फेमस है। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे नहीं हो रही हैं, लेकिन एक हो रहा है जिसको बोलते हैं पैरास्लाइडिंग। उसमें क्या किया जाता है कि एक जीप होती है और जीप में पैराग्लाइडिंग जैसा ही आपका पूरा पैराशूट टाइप का होता है, और वहाँ से अभी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से एक्टिविटी होती है। और जस्ट 1 से 1.5 मिनट की एक्टिविटी होती है जिसमें कि आपको 1000 पे करना होता है। और इस समय पे जो हवा चल रही है, पूरे विंड मील एकदम से हाई जोन पे, इतना तेज हवा चल रही है यहाँ पे, जैसे लग रहा है कि एकदम जून वाले लद्दाख को फील कर रहा है यहाँ का विंड। नुब्रा वैली की जो हवाएं थी उसको मैच करता हुआ पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया का पूरा विंड लग रहा है। और यहाँ पे देखो किस तरीके से ये पैरास्लाइडिंग के लिए वन ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू डू दैट एंड वी आर गोइंग टू, अ गर्ल इज गोइंग, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल एंड वी आर गोइंग टू शूट इट। देखो किस तरीके से हवाएं उसको हेल्प कर रही हैं एंड शी इज गोइंग अलोन, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड नाउ शी हैज वेंट, ओह माय गॉड लुक एट हर। हाँ, एक तरीके का पतंग ही है, आप हवा में ले जाके छोड़ दे रहा है और आप महसूस कर रहे हो कि आप पक्षी होते तो कैसे लगते हैं। वैसे ग्रेविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको नीचे से रोकी हुई है ताकि आप ग्रेविटी जैसे पावरफुल फोर्स को डिसओबे कर सको थोड़ी देर के लिए, और इसके लिए ही आपको पेमेंट करना है। इट इज़ ब्यूटीफुल, पीपल आर एक्सपीरियंसिंग देयर फन इन दिस ड्यून्स एंड सैंड डेजर्ट्स। अभी हम हैं जैसलमेर के गवर्नमेंट म्यूज़ियम के अंदर, जिसका निर्माण 5 दिसंबर सन 1979 में इसलिए किया गया था ताकि जैसलमेर की संस्कृति को विश्व भर से आने वाले टूरिस्ट भी देख सकें। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखाया गया यहाँ पे चित्रकला दीर्घा, और इसमें है मिनिएचर्स पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत राजस्थान में 15वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन इसका सबसे क्लाइमेक्स जो पीरियड कहा जाए वो था 17th-18th सेंचुरी। हम लोग को मिनिएचर पेंटिंग्स में अधिकतर कृष्ण पे डेडिकेटेड कहानियाँ या फिर इंसान के डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं। कृष्ण का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखता है। भागवत पुराण की बहुत सारी कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं, और कृष्ण लीला के बारे में, कृष्ण का राधा के साथ या फिर कृष्ण लीला, इस तरीके के रामायण प्रसंग भी कई जगह इन चित्रों में दिखाए गए हैं। रामायण प्रसंग को भी दिखाया गया है और डिफरेंट शैली में है, कोई जयपुरी शैली में है, कोई उदयपुरी शैली में है। तो पूरे राजस्थान, सिर्फ जैसलमेर का ही नहीं, यहाँ पे जो मिनिएचर पेंटिंग्स है उससे हम लोग को पूरे राजस्थान की चित्रकला की शैली के बारे में पता चलता है। ज़्यादातर जो चित्र है वो रिलीजन को ही डेडिकेटेड है, जैसे शिव पार्वती का ही इतना सुंदर सा चित्र आप देख सकते हैं कि किस प्रकार शिव और पार्वती बैठे हैं, और 2 वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लिए हुए 2 विमेन भी बैठी हैं, और गाय और शेर जो कि माता का सवारी माना जाता है वो भी वहाँ पर है।
हाँ, यहाँ पे एक कन्यादान का दृश्य दिखाया गया है, जैसा कि ये उदयपुर शैली में बना हुआ कन्यादान का दृश्य है। जैसा कि मैंने बताया कि डेली एक्टिविटीज़ को भी लोग पेंटिंग्स के द्वारा दर्शाते थे। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार राजा और रानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक बजाया जा रहा है और उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे चित्र हैं और इन चित्रों में आप खो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट के कल्चर को आप यहाँ पे आके और अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। और जब यहाँ के पेंटिंग्स की बात हो तो ऊँट तो ज़रूर दिखता है। यहाँ पे जानवरों से बना हुआ ऊँट का चित्र दिखाया गया है, जो कि एक जयपुर शैली में बना हुआ मिनिएचर पेंटिंग है। यहाँ पे एक सपेरा बीन बजाती हुई बताया गया है। अब हमें पता है कि जैसलमेर में एक ट्राइब है जिसको हम कालबेलिया ट्राइब कहते हैं। वो नाकोई पकड़ के अपने उसमें रखता है पिटारे में और उससे ही उनकी जीविका चलती है। और एक यहाँ पे दिखाया गया दृश्य किस प्रकार एक नायिका है और वो अपनी दासी से मेहंदी लगवा रही है। इसी तरीके से एक विमेन को यहाँ पे म्यूजिकल डांस करते हुए और एक हिरन के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो एक आर्टिस्ट के मन में जितनी भी भावना आई है बस उसने शैली राजस्थानी दी है। और इस तरीके से हम लोग दूसरी दीर्घा में प्रवेश करते हैं, जिसका है नाम वाद्य यंत्र दीर्घा। अब इस दीर्घा की सबसे खास बात इस यहाँ पे लिख रखा है कि सिर्फ राजस्थान में हम लोगों को 500 से ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं और शायद किसी भी देश में, पूरे देश में इतने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ना हो। तो उनमें से कुछ को यहाँ पे दिखाया गया, जैसे कि हारमोनियम हो गया, कमायचा हो गया। यहाँ के लोग म्यूज़िक के बहुत प्रेमी हैं। जितने डिफरेंट ट्राइब्स थे सबका अपना अपना म्यूज़िक हुआ करता था। ये भी कमायचा ही है जो अलग तरीके से बना हुआ है। ये है हमारा सारंगी, वो भी थोड़ा अलग अलग तरीके से बना जाता है। ये है सुरमंडल। ये तीनों जो रखा हुआ है, ये तीनों हमारा सारंगी है। यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं जो एयर से बजते हैं। ये बीच वाला इसको मुरली कहते हैं और ये बीन है और ये पुंगी है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। बीन को तो हम लोग सांप वगैरह को बुलाने के लिए जो यूज़ किया जाता है और पुंगी एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और भी तरह तरह के यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। ये है खरताल, जिसको हाथ में लेके ऐसे बजाया जाता है। एक बहुत फेमस जो कि वहाँ सैम सैंड पे मिल भी रहा था, इसको हम कहते हैं मोरचंग। मोरचंग को मुंह से जैसे सीटी जैसा होता है, छोटा छोटा, और उसको उस तरीके से बजाया जाता है। ये तो हमारे पूरे के पूरे ढोलक हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप के। और ये हमारा है सहनाई। छोटी छोटी शहनाइयाँ यहाँ पे जोड़े में रखी गई हैं। इसको कहते हैं नगाड़ा। ये ढोलक नहीं है, ये थोड़ा चौकोर में होता है, इसको कहते हैं नगाड़ा। और यहाँ पर है हमारा बाकिया जोड़ी। So this was the whole दीर्घा dedicated to musical instruments। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। एक तरीके से बहुत बड़ा सा चादर है जिसमें बहुत सारी कहानियों को एक साथ प्रस्तुत करा गया है। ये एक बहुत बड़ा सा पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे सैंड ड्यून्स दिखाए गए हैं और किस प्रकार राजा अपने ऊंट से आ रहे हैं। एंड यहाँ पे इस फोर्ट के अंदर रानी को वेट करते हुए भी दिखाया गया है। तो इस पूरे के पूरे चित्र में बहुत सुंदर कहानियाँ समेटी गई हैं। पहले हम लोग जाते हैं, अगर दिल्ली से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है तो हम जब भी वहाँ के म्यूजियम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी टाइल्स और मार्बल्स की चीज़ें रखी रहती है। तो हमें लगता है कि शायद ये मुगल काल से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में मार्बल्स बहुत पाए जाते हैं। और राजस्थान पे जब अटैक उन लोगों ने किया था तो राजस्थानी इन्फ्लुएंस, राजपुताना इन्फ्लुएंस मुगल्स पे आया, तो उन लोगों ने भी मार्बल का यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होता है देखने में। तो ये पूरे के पूरे जो आपको आर्ट दिखेंगे यहाँ पे, ये यूज़ की ही चीज़ें थी जिसे संगमरमर से बनाया जाता था। अब जैसे यहाँ पे मार्बल का जालीनुमा डब्बा, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपको कुछ सजाने का भी चीज़ बना, जैसे ये बत्तख बनाया गया है मार्बल का। सबसे सुंदर ये रहा, जैसे हम लोग अभी सैम सैंड ड्यून गए थे तो जिस तरीके से हम लोगों ने राइड किया था, उसी प्रकार का एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है कि कैसे एक युवक और एक युवती कैमल पे बैठ कर राइड कर रहे हैं। फिर बहुत तरीके के प्लेट्स संगमरमर से बने हैं, ढकने के लिए, खाने के लिए, तरह तरह के बर्तन, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यहाँ पे ये देखो संगमरमर में बहुत सुंदर पेंटिंग करी गई है, ब्यूटीफुली डिज़ाइन पेंट। ये प्लेट्स हैं सारे, ये भी डिफरेंट पत्थरों के ही बने हुए हैं। ये पीली तस्तरी, अब जिस रंग का आपका संगमरमर है उस रंग का आपका जो भी चीज़ें बन पाए, जैसे कि ये हरा ग्लास है तो ये ग्रीन स्टोन से बना हुआ है। ये हमारा है जग, जो कि संगमरमर से बना हुआ है। ये बरनी है, ये जार है, ये फूलदान है। तो हम लोग कहते हैं ना ये चाइना की है सारी चीज़ें, चाइनीज़ मिट्टी से नहीं, यहाँ पे ये संगमरमर की बनती थी। और ऑफ कोर्स
एक को बनाने में बहुत समय लगता था, तो ये चाइनीज़ चीज़ों से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी का। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कॉपर शीट है और इसमें जिस भाषा में लिखा गया है वो है देवनागरी, और ये लगभग है आपका 13वीं शताब्दी का। अब ये हमारे डिफरेंट ताला, डब्बा सब बना हुआ किस तरीके से राजस्थानी कल्चर को डेडिकेट किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। ये है हमारे सांप के साथ एक जोगी, जो कि अपने सांप को दिखा के लोगों से मनी लेते हैं और उस तरीके से इनकी जीविका चलती है। म्यूज़िक में इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और इस तरीके से कठपुतली जो डांस होता है वो भी राजस्थान का बहुत फेमस डांस होता है। तो उसमें भी डिफरेंट नायक और नायिका कुछ कहना चाहते हैं, वो भी एक आर्ट का फॉर्म था यहाँ पे, और उनको डिफरेंट ड्रेसेस पहनाया जाता था। वो ड्रेसेस भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऊँट की सवारी तो राजस्थान का फेमस है ही, स्पेशली डेजर्ट एरिया में। तो यहाँ पे डिफरेंट ऊँट नुमा सुराही बनाई गई है, ऊँट पर सवार दिखाया गया है। ऊँट पर सवार व्यक्ति कैसे अपने एकदम नाक में पकड़ के जैसे, और तलवार भी लिया हुआ है, क्योंकि कुछ साल पहले तक यहाँ पे शासन था राजाओं का, और राजाओं को अपना सेफ्टी के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती थी। ये दरगाह है डेडिकेटेड मूर्तिकला को। यहाँ पे आपको 12वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक अलग अलग मूर्तियाँ जो कि जैसलमेर के आसपास से ही मिली हैं उसको दिखाया गया है। ये गणेश की मूर्ति, यहाँ नृत्य करते हुए नृत्यांगना, और शिव और पार्वती की मूर्ति है। ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए बहुत नृत्यांगनाएं हैं, जो कि एक मूर्ति जिसको हम कहते हैं सुर सुंदरी, इसका कुछ ही हिस्सा हमें एक्सकेवेशन में सुरक्षित मिल पाया है। उसके बाद ये जो मूर्ति है वो भगवान राम की है, जो 18वीं शताब्दी में बनाया गया है। ये है वास्तुखंड। जैसलमेर एक मंदिर का भाग है। ये एक स्तंभ का भाग है जिसको नवग्रह फलक कहते हैं। ये पुरुष वादक हैं, जो म्यूजिक बजा रहे हैं वो पुरुष है इसमें। और ये भी बहुत सुंदर एक स्तंभ का भाग है। इसमें एक चिड़िया को बनाया गया है, और ये लगभग 12वीं शताब्दी का है। ये जो मूर्ति का हिस्सा टूट चुका है, लेकिन ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। ये अश्वारोही है। इसमें कृष्ण की लीला को दिखाया गया है। ये वैष्णवी की मूर्ति है। यहाँ पे ये मूर्ति है 12वीं शताब्दी की, और बहुत अच्छे अवस्था में नहीं है, लेकिन इस चित्र को देख के कोई भी अनुमान लगा सकता है कि ये गणेश की ही मूर्ति है। ये कार्तिकेय की मूर्ति है। तो इससे पता चलता है कि राजस्थान में हिंदुइज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, स्पेशली कृष्ण का, गणेश का, अर्धनारीश्वर का, वैष्णवी का। मतलब सारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं जो हमारे यूपी, बिहार, गंगा यमुना के प्लेन्स में पूजे जाते हैं, मध्य प्रदेश में पूजे जाते हैं। वो भी उनका इन्फ्लुएंस एंशिएंट टाइम में भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा था। जैसलमेर एक टाइम पीरियड में ट्रेड रूट में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। तो यहाँ से ट्रेड्स हुआ करते थे, और उस ट्रेड में डिफरेंट तरीके के सिक्के यूज़ होते थे। उन सिक्कों को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। स्पेशली ये सिंध अरब गवर्नर के सिक्के हैं, और ये है गधिया सिक्के, जिनमें 14 नग हुआ करता था। जो भी हमारे डेजर्ट एरिया है, स्पेशली जो विश्व प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल है, या फिर हम फ्यूम मिस्र की बात करें, इसी तरीके से हम लोग को जो पश्चिमी राजस्थान है, ये एरिया स्पेशली जैसलमेर जो पश्चिमी राजस्थान में आता है, यहाँ पे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में लुनी नदी के किनारे जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहाँ पे देखा गया कि 3 लेयर में हमें संस्कृति मिलती है। पुरानी जो सबसे पूरा अर्ली स्टोन एज था, जिसको हम प्रारंभिक पाषाण काल कहते हैं, उसका तो ज़्यादा हमें नहीं मिलता है, लेकिन जो उत्तर पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है, उसमें यूज़ होने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें एक्सकेवेशन में लुनी नदी के किनारे मिलती है, स्पेशली तिलवाड़ा क्षेत्र से। तो ये सारे यहाँ पे दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट कि कैसे हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट तरीके के पत्थरों के स्टोन्स निर्मित हथियारों का यूज़ किया करते थे। सो इन हथियारों से उठकर हमारी संस्कृति, पेंटिंग्स, म्यूज़िक और ना जाने कहाँ कहाँ तक फैली है। और हथियार भी अब हमारे पास अलग ही कोटि में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल BSF के म्यूज़ियम में दिखाया था। उसी लुनी नदी के किनारे हम लोग को बहुत सारे स्टोन ऐसे मिलते हैं जो कि हमारे लिए जियोलॉजिकल खजाने हैं, जिसको हम कहते हैं फॉसिल्स की वजह से ही हम जान पाए हैं कि इंसानों का भी इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये सारे फॉसिल्स हैं जिसमें डिफरेंट एनिमल्स को दिखाया गया है। एमोनाइट के फॉसिल्स हैं, यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स के फॉसिल्स हैं।